हेलो एवरीवन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का आज है लेक्चर नंबर 15 और ये आखिरी सेशन होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा और साथ में और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, मतलब दो सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है अब वो मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा। आई होप इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं प्रैक्टिस सेशन के, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप उनको कर भी रहे होंगे। और कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं, इनसे ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक लिए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इनको अगर आप कर रहे हैं, सच में आप कर रहे हैं, तो सीरियस होके करना। और इनके जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वही रिफ्लेक्ट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, वही आपके काम आएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है द फिक्स पॉइंट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ओबेइंग द डायनामिक इक्वेशन एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक एसएचएम की इक्वेशन लिखी हुई है। तो एसएचएम की इक्वेशन लिखी हुई है तो आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हो, हालांकि क्योंकि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पाथ है वो एलिप्टिकल होता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसएचएम की इक्वेशन बन रही है और ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बन रहा है। और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसका पाथ एलिप्टिकल होता है। ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको करके भी बता देता हूँ। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एसएचएम की इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ ए साइन ओमेगा टी, एक्स की वैल्यू को मैं लिखता हूँ ए साइन ओमेगा टी और इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो ये बनेगा वेलोसिटी, डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का क्या बनेगा कॉस और ओमेगा है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर मैं वी स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं। और x अपॉन ए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं x अपॉन ए में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम चेंज करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वन माइनस साइन ओमेगा टी की जगह x अपॉन ए और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करा दो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर रहने दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है और नहीं पढ़ी हुई है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान होगा तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि ये कैसे लिखा है मैंने। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन गया। अब ओमेगा से डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको m से मल्टीप्लाई करा दिया, m से, एम वी स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर से, सॉरी। और यहाँ पर ये बन गया एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर। तो एम वी का मतलब हो गया मोमेंटम p, है ना। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई किसकी, एलिप्स की। और यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार आपको ध्यान है, आपको पहले से पता है कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इक्वेशन जो बन जाती है वो एलिप्स की इक्वेशन बनती है, एलिप्स फॉलो होता है। तो आंसर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ द फारदेस्ट डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द स्टार इज। देखो एक रिलेशन होता है रेडियस का, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आर इक्वल्स टू वन अपॉन सी, सी कॉन्स्टेंट है, वन प्लस एप्सिलॉन मतलब एसेंट्रिसिटी और कॉस थीटा। फिर कल ही बताया था शायद मैंने एक, ये इस तरह का मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर था सन, यहाँ पर था पेरेगी और यहाँ पर था एपोगी। तो पेरेगी पर ये एंगल ऐसे घूम रहा है
तो यहाँ पर जब पैरेगी पे है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और जब एपोगी पर जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई हो रही है ना। तो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री हो रही है तो यहाँ पर आप 0 डिग्री डालोगे तो ये रहेगा प्लस का, और जब एपोगी पर जाओगे यानी कि फारदेस्ट पॉइंट पर, जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप माइनस डालोगे, पाई डालोगे, तो ये हो जाएगा माइनस का। यानी कि जब आप फारदेस्ट पॉइंट पर एपोगी पर निकालोगे, फारदेस्ट पॉइंट पर, तो फारदेस्ट पॉइंट पर ये रिलेशन क्या बनेगा, 1/c 1 माइनस एप्सिलॉन, और क्लोजेस्ट पॉइंट पर जब आप निकालोगे तो ये क्या बनेगा, 1/c और ब्रैकेट 1 माइनस एप्सिलॉन। हमें रेशो दिया हुआ है फारदेस्ट का क्लोजेस्ट से, तो फारदेस्ट का क्लोजेस्ट से रेशो है r फारदेस्ट अपॉन r क्लोजेस्ट। ये रेशो हमें दिया हुआ है कितना, 1.5। ठीक है, ये रेशो हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 हमें रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा 1/c 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 1/c, और ये हो जाएगा 1, ये प्लस करना है ना, क्लोजेस्ट का प्लस करना है, तो 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5, तो ये c से c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा क्या, 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1.5। ये रिलेशन हमारे पास बन गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 0.2, एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 0.2, विच इज़ ऑप्शन बी। अब चाहे तो आप डायरेक्ट भी आंसर ये लगा सकते हैं, अगर आपको रेशो पता है आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम का, अगर आपको डायरेक्ट रेशो पता है आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम का, ये रेशो भी होता है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अगर आपको ये पहले से पता है, आप लोग अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं पता है तो फिर आप ऐसे करके लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लैग्रेंजियन एल इक्वल्स टू √1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर वेयर yx इज अ फंक्शन ऑफ x, द स्टेशनरी कंडीशन ऑन द एक्शन s इक्वल्स टू x1 to x2 l dx विद fixed end points x1 x2 leads to one of the following expression with a b constant। L की वैल्यू हमें गिवन है, तो L की वैल्यू कितने की है, गिवन है √1 प्लस dy अपॉन dx, और इसका स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें x1 से x2 तक ले जाना है, x1 से और x2 l dx। सबसे पहले dy अपॉन dx जो है इसको मैं लिख रहा हूँ y प्राइम, लेट y प्राइम इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ऐसा मैंने लिख दिया। तो ऐसा लिख दिया तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन भी होता है, जब हम हैमिल्टन्स इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ वाई वाई प्राइम एक्स, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। जब हम हैमिल्टन इक्वेशंस लिखते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन में हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा डी एफ अपॉन डी वाई प्राइम, और माइनस डी एफ अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। ये हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन में लिखते हैं, आपको याद आ गया होगा। अब डी एफ अपॉन डी वाई तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो डी एफ अपॉन डी वाई, डी एफ अपॉन डी वाई ये तो 0 हो गया। हमें निकालना है डी एफ अपॉन डी वाई प्राइम, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, और वाई प्राइम का जब आप करोगे तो वाई प्राइम स्क्वायर का करोगे तो ये बन जाएगा 2 वाई प्राइम। तो ये बन गया यहाँ से हमारे पास वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी एफ अपॉन डी वाई प्राइम की। अब डी अपॉन डी एक्स और डी एफ अपॉन डी वाई प्राइम ये वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर। तो वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, और ये किसके इक्वल कर दिया, 0 के। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये बनेगा वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ बनेगा वाई प्राइम स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और ये बन गया सी स्क्वायर और वाई प्राइम स्क्वायर। ट्रांसपोज करेंगे, वाई प्राइम स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर।
तो y प्राइम इक्वल्स टू, ये आ गया अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। इसको अगेन कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि c पहले से ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये वापस से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कुछ भी नाम दे दो इसको, ए बी सी, जो तुम्हारी इच्छा हो वो नाम दे दो। तो इसको मैं नाम देता हूँ b, स्मॉल b। तो y प्राइम इक्वल्स टू b। अब y प्राइम जो था वो किसके बराबर था, वो था dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, b। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा bx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। तो बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी लिख दो, ए कांस्टेंट माना हुआ है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। अब ये आप लोग जब थ्योरी पढ़ते हो तो शायद वहाँ पर भी आप ये पढ़ते हो ये चीज़ें, मुझे नहीं पता पढ़ी है नहीं पढ़ी है आप लोगों ने, पर पढ़ाई जाती हैं। और नहीं पढ़ी है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो फिर वो ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पार्टिकल ऑफ मास m इज सब्जेक्टेड टू वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू -1/2 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 4x पावर 4। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो d2v अपॉन dx2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम dv अपॉन dx निकाल लेंगे। dv अपॉन dx निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा -kx और प्लस 4 से 4 कटेगा तो ये बनेगा लेमडा एक्स क्यूब। और यहाँ से हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 0 और एक आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन लेमडा। ये दो पॉइंट हमारे पास आएंगे। अब हमें निकालना है d2v अपॉन dx2। तो d2v अपॉन dx2 जब हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये होगा -k और ये हो जाएगा +3 लेमडा और एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू डालनी है। जब हम x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी -k जो कि मैक्सिमा की कंडीशन देगा। तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 d2v अपॉन dx2 इक्वल्स टू आएगा -k और ये हमें किसकी वैल्यू देगा, मैक्सिमा की वैल्यू देगा। ये किसकी वैल्यू देगा, मैक्सिमा की। तो ये हमारे काम की है नहीं, ये हमारे काम की है नहीं। हमें चाहिए मिनिमा, स्टेबल की कंडीशन चाहिए। तो ये काम की नहीं है तो हम क्या वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन लेमडा। तो एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन लेमडा, ये वैल्यू हम चूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा d2v अपॉन dx2 इक्वल्स टू ये -k और +3 ये लेमडा और एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k अपॉन लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कट गया, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2k और ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें चाहिए। अब ये जो वैल्यू है d2v अपॉन dx2 ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है k के। तो ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट k बाय m। तो ये वाला जो k है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है d2v अपॉन dx2 के, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, जो कि कितना है 2k। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2k अपॉन m। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द एलिमेंट्स ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ अ रिजिड बॉडी एक्सप्रेस्ड एज 3/3 मैट्रिक्स इन द बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एज I0 0 0 0 2 I0 I0 0 I0 2 I0 वेयर I0 ग्रेटर देन 0 द रिजिड बॉडी इज। देखो यहाँ ये और ये इक्वल है, I12 इक्वल्स टू आ रहा है I21। इसी तरह से यहाँ पर I13 इक्वल्स टू I31, I13 इक्वल्स टू I31 और यहाँ देखो I23 इक्वल्स टू I32। तो I23 इक्वल्स टू I32। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक हो गई। ठीक है, कौन सी मैट्रिक हो गई, सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स valid upper and lower bounds on the angle theta between the angular momentum L and the angular velocity omega of a rigid body। तो इसके तो रट्टाफिकेशन वाला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वही क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो टोटल एनर्जी होती है ई, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मोमेंटम के फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा p² अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 12 kx² और टोटल एनर्जी को हम लिख रहे हैं ई से।
तो ये किसको फॉलो कर जाता है, एलिप्स को फॉलो कर जाता है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन बनती है, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग द फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट क्यू पी इक्वल्स टू 1, इवेल्युएट द पॉइजन ब्रैकेट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हमें लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को, तो ये माइनस यहाँ डेल क्यू टू अपॉन डेल क्यू, डेल पी टू अपॉन डेल पी, माइनस डेल क्यू टू अपॉन डेल पी और डेल पी टू अपॉन डेल क्यू। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये माइनस है ही यहाँ पर, ये बनेगा कितना, टू क्यू, और ये बनेगा कितना, टू पी, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4QP। तो 4QP इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म QIPI एंड QIIP इज कैनोनिकल। इसके लिए मैंने आपको जब कैनोनिकल बताया था तो आपको मैंने कंडीशन बताई थी दो, एक तो QP इक्वल्स टू 1 और एक बताया था PDQ माइनस PDQ। कैनोनिकल की कंडीशन बताई थी दो, तो उसमें से दूसरी कंडीशन ये पूछी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, द हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन फॉर अ मास थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। तो हैमिल्टोनियन जो होता है वो होता है H इक्वल्स टू टी प्लस वी। तो T मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो वो लिखी जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया mgz, तो ये हो गया H। ठीक है, अब जनरेटिंग फंक्शन की अगर हम बात करें, जनरेटिंग फंक्शन, तो जनरेटिंग फंक्शन को मैं अगर लिखूं डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू ये किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया। और दूसरा हमने पढ़ा है एच प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और एच इक्वल्स टू क्या रख देंगे, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। तो मैं एच को तो रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी से। ठीक है, एच को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी से, तो ये तो हो गया माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, ये जो पी है इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो ये हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू और इसका स्क्वायर प्लस mgz एज इट इज। और अगर मैं इस डेल एफ अपॉन डेल टी को कांस्टेंट के बराबर ले लूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर यहाँ पर, तो इसको अगर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ अल्फ़ा, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू को मैं लिख देता हूँ एस अपॉन जेड। क्या लिख देता हूँ, एस अपॉन जेड। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2m, ये बन जाएगा डेल एस अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस mgz इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू लंग्रेजियन दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन निकालना है। तो हैमिल्टोनियन होता है एल्जेब्रिक समेशन क्यू डॉट पी माइनस एल। तो आपको क्यू डॉट बनाना है, तो यहाँ पर क्यू डॉट जो है वो क्या होगा, एक्स होगा, तो ये होगा एक्स डॉट पी माइनस एल। तो आपको बनाना है एक्स डॉट, तो यहाँ से जो लंग्रेजियन दिया है इसको एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये बन जाएगा एक्स डॉट और प्लस कैपिटल बी एक्स, और यहाँ पर 2 आएगा और 2x डॉट, और ये हो जाएगा स्मॉल बी। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट किसके बराबर होगा, ये पी के बराबर होगा। यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया एक्स डॉट, तो ये बन जाएगा 1 + 2 बीटा एक्स बी, ये बन जाएगा। तो एक्स डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पी अपॉन 1 + 2 बीटा एक्स बी, ये वैल्यू हो गई एक्स डॉट की। ये एक्स डॉट की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है हैमिल्टोनियन की इक्वेशन में। तो H इक्वल्स टू एक्स डॉट की जगह हमने रखा ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ से बन जाएगा पी स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 + 2 बीटा एक्स बी, ये वैल्यू बन गई 2 बीटा एक्स बी। उसके बाद माइनस एल, तो एल में ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो माइनस एल, तो 1/2 एक्स डॉट में ये पी की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी अपॉन 1 + 2 बीटा एक्स बी और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर
यहाँ पर ये माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये लिखा जाएगा +1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो अल्फ़ा एक्स क्यूब, और ये बनेगी माइनस में बीटा एक्स एक्स डॉट, तो ये बीटा एक्स एक्स डॉट बनेगा p² 1 + 2x बीटा बी, और ये स्क्वायर में हो जाएगा और यहाँ पर b रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा p² 1 + 2 बीटा एक्स बी माइनस, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा p², ये कॉमन आ गया, p² कॉमन आ गया, और कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1 + 2x बीटा बी और इसका स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/2 और यहाँ पर रहेगा प्लस बीटा एक्स बी ये, और प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स क्यूब। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा p² 1 + 2 बीटा एक्स बी माइनस, यहाँ से ये वैल्यू बनेगी p² 2 1 + 2x बीटा बी, ये वैल्यू बन जाएगी, और प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स क्यूब। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी p² 2 1 + 2 बीटा एक्स बी और प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स क्यूब। तो ये सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, और इसको मैच कराएंगे तो ये बी ऑप्शन बनेगा, इसका बी, यहाँ पर बी गायब है, ये बी ऑप्शन बनेगा। ये HPSC का जो टेक्निकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था पॉलीटेक्निक लेक्चरर का, उसका क्वेश्चन है ये HPSC का, है ना। तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा, बी आंसर आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, माइट बी पॉसिबल EMT, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा क्वांटम। तो अगले 6 से 7 दिन 8 दिन हम क्वांटम और EMT को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स ख़त्म हो गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स के ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, अभी 3-4 लेक्चर और डाल रहे हैं उसके न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। तो 20 तारीख तक अप्रॉक्सीमेटली मान के चलूँ मैं, 20 से 22, 2 दिन एक्सटेंड कर लो 22-23 तक, तब तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस ये कवर करा चुका हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।